तिलकपुर गांव में विक्रम सिंह राठौर नाम का एक व्यक्ति, जिसके चर्चे चारों तरफ चल रहे होते हैं, उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होती, ऐसो आराम बहुत कुछ होता है। दोस्तों, उसकी एक बहुत ही सुंदर बेटी होती है जिसका नाम चंद्रिका होता है। चंद्रिका अब गांव के ही एक लड़के के साथ प्यार प्रसंग में आ जाती है। लड़का बिल्कुल भोला भाला गरीब, बस सारंगी बजाकर लोगों का मन बहलाया करता। और एक दिन ये दोनों के दोनों मिलते हैं और बातचीत करने लगते हैं। जो लड़का है वो कहने लगता है कि मैं तुमसे शादी भला कैसे कर पाऊंगा, मैं गरीब हूँ और तुम अमीर हो। तो यहाँ पर लड़की भी कहती है कि हाँ, इस बात के लिए तो मेरे पापा भी राजी नहीं होंगे। फिर यहाँ पर ये लड़का एक निर्णय लेता है, कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ और बाहर से मैं कुछ दिन बाद कमा कर आऊँगा, मुझे 7 साल का समय चाहिए। क्या तुम मुझे इतना समय दे सकती हो? क्या तुम मेरा इंतज़ार करोगी? दोस्तों, यहाँ पर लड़की हाँ में सिर हिला देती है और कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारा 7 साल तक इंतज़ार करूँगी। अगर 7 साल में भी तुम वापस नहीं लौटे तो मैं किसी दूसरे लड़के से शादी कर लूँगी। दोस्तों, यहाँ पर अपनी प्रेमिका की ऐसी बातों को सुनकर वो लड़का अपने घर जाता है, माँ से आशीर्वाद लेता है, बहन का माथा चूमता है और उसके बाद सीधा वहाँ से दूसरे नगर को निकल जाता है। उसके बाद जब 7 साल बीतते हैं तो यहाँ पर जो होता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, दरअसल आज की जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये तिलकपुर गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर रहने वाला विजय सिंह राठौर, जिसकी बेटी का नाम चंद्रिका होता है, और इसी गांव में एक रामू नाम का लड़का रहा करता है, जिसे गरीब आशिक भी लोग बाग कहा करते थे। उसके घर में उसकी एक बूढ़ी माँ और एक उससे छोटी बेटी होती है। वो शादी में ब्याह में गाना गाकर लोगों का मन बहलाया करता। और अब यहाँ पर चंद्रिका और रामू में प्यार हो जाता है। प्यार भी इतना ज़्यादा गहरा हो जाता है, दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनका जो मेल है वो कहीं से भी दिखाई नहीं देता। जो चंद्रिका है बहुत धनी व्यक्ति की बेटी होती है, रामू बहुत गरीब होता है। दोस्तों, अब रामू यहाँ पर कहने लगता है कि चंद्रिका, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तब शादी करूँगा जब तुम्हारे पिता भी इस सब को शादी करने के लिए, यानी कि मैं उनकी बराबर का पहुँच जाऊँ तो वो राजी हो जाएं। तो यहाँ पर चंद्रिका कहती है, फिर तुम क्या ही करोगे? तो रामू कहने लगता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ कमाने के लिए और 7 साल बाद वापस लौटूंगा, तुम मेरा इंतजार करोगी ना? तो चंद्रिका कहती है कि हाँ रामू, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, लेकिन 7 साल, अगर 7 साल से ऊपर हो गया तो मैं किसी और से शादी कर लूंगी। दोस्तों, यहाँ पर जो रामू है वो वहाँ से अपने घर पर आता है, अपनी माँ का आशीर्वाद लेता है, बहन के सिर पर हाथ फेरता है और उसके बाद अपनी सारंगी लेकर वहाँ से निकलने लगता है। यहीं पर एक और दूसरा लड़का होता है जिसका नाम वीरेंद्र होता है। वो भी चंद्रिका से प्यार किया करता, घोड़े पे सवार होकर वो भी अब इसके साथ में चल देता, कहने लगता है कि यार मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। और फिर ये आगे बढ़ने लगते हैं। एक नदी रास्ते में पड़ती है, उस नदी को अब इनको तैरकर ही पार करना था। इधर जो रामू होता है वो अपने कपड़े उतारता, किनारे पर रखता है और नदी को पार करने लगता है। जो यहाँ पर दूसरा लड़का होता है वीरेंद्र, वो ये कह रहा था तू पार कर लेगा तो मैं वापस तेरे पीछे पीछे आ जाऊँगा। तो यहाँ पर जैसे ही रामू दूसरे किनारे पर पहुँचता है तो जो वीरेंद्र है उसके कपड़ों को बांधता है और बांधकर वहाँ से वापस दौड़ने लगता है। दोस्तों, अब रामू की समझ में आ चुका था कि मामला कुछ और ही है, लेकिन रामू के दिल और दिमाग में और ही बात चल रही थी। फिर रामू वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। जो वीरेंद्र होता है सीधे रामू की माँ के पास जाता है और वहां जाकर रामू की माँ से कहने लगता है कि माँ जी, तुम्हारा बेटा नदी में डूब गया, ये रहे उसके कपड़े। दोस्तों, यहाँ पर माँ बिलख बिलख कर रोने लगती है और फिर माँ सीधे उस चंद्रिका के पास पहुंच जाती है और चंद्रिका से कहने लगती है कि बेटी, तू अब आज़ाद है क्योंकि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, ये रहे उसके कपड़े। तो चंद्रिका भी यहाँ पर रोने लगती है, कहने लगती है कि तुम्हें किसने ये कपड़े ला कर दिए? तो यहाँ पर वो कहती है कि
वीरेंद्र ने मुझे दिए हैं। तो चंद्रिका समझ जाती है कि वीरेंद्र तो बहुत चालबाज है, इसने कोई ना कोई चाल खेली होगी। लेकिन यहाँ पर चंद्रिका उस माँ से कहती है कि माँ, मुझसे वो 7 साल का वादा करके गया है, मैं 7 साल उसका इंतज़ार करूँगी। दोस्तों, इधर जो ये लड़का होता है रामू, वो गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे, इसी तरह से भटक रहा होता है। इधर वो एक गांव में पहुंच जाता है और वहां जाकर लोगों का मन लुभाने लगता है, अपनी आवाज़ से लोगों को प्रसन्न करने लगता है। तो लोग बाग उसकी आवाज़ को देखकर उसे खाने पीने का सामान, कुछ पैसे ऐसे ही दे देते हैं। अब यहाँ पर वो बहुत खुश होने लगता है। इधर चलते चलते वो एक कैलाश नगर पड़ता है, उस कैलाश नगर में पहुँच जाता है और वहाँ जाकर वो ऐसे ही लोगों को गाना सुना रहा होता है। दोस्तों, कैलाश नगर का जो राजा होता है उसे गाने सुनने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, लेकिन उसे कोई ऐसा गायकार नहीं मिला था जो उसके मन को लुभा सके। इसके लिए राजा ने अपने सैनिकों को भेज रखा था, जो भी मुझे अच्छा गायकार ला कर देगा उसे मैं सोने चांदी से तोल दूंगा। दोस्तों, आज यहाँ पर जो उसके सैनिक होते हैं इस गायकार को गाते हुए देखते हैं तो एकदम उससे कहने लगते हैं, चल भाई, तुझे हमारे महाराज के सामने गाना गाना है। ये लड़का कहने लगता है कि मैं बंधुआ मजदूर नहीं हूँ, मैं अपने दिल से गाता हूँ। जब मेरा दिल करता है मैं गाता हूँ, जब मेरा दिल नहीं करता मैं बिल्कुल नहीं गाता। लेकिन यहाँ पर सैनिक उसे पकड़ कर ले जाते हैं और राजा के सामने पेश कर देते हैं। दोस्तों, राजा उससे कोई ज़्यादा बात नहीं करता, जाते ही उससे कहने लगता है कि गाना स्टार्ट करो। दोस्तों, अब ये क्या करता, कुछ नहीं करता। फिर यहाँ पर ये चुपचाप गाना स्टार्ट कर देता है और जब राजा इसके गाने की धुन और गाने के लहजे को सुनता है तो राजा मंत्रमुग्ध हो जाता है और कहने लगता है कि आज के बाद तू कहीं दूसरी जगह नहीं गाएगा, तुझे बस हमारे ही महल में गाना है। और उसे पैसे, धन दौलत, जेवरात सब कुछ दे देता है। और इस वैभव में ये लड़का अपनी उस शर्त को भूल जाता है जो अपनी प्रेमिका से लगा कर आया था। लगभग धीरे धीरे करके 6 साल पूरे हो जाते हैं, 7वां साल चल रहा होता है। फिर यहाँ पर एक दिन जो ये लड़की होती है चंद्रिका, एक सौदागर को अपने पास बुलाती है और सौदागर से कहने लगती है कि सौदागर, ये मेरी सारंगी है, इस सारंगी को लेकर जा और नगर नगर में पूछ, जो इस सारंगी को पहचान लेगा उसे तू मेरे पास लेकर आ जा और उससे कह दे कि तेरे पास वक्त बहुत कम है, तुझे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। सौदागर उस सारंगी को लेकर नगर नगर घूमता रहता है, लेकिन कहीं से भी उस सारंगी का कोई मालिक उसे दिखाई नहीं देता। और फिर लास्ट में वो कैलाश नगर में पहुंच जाता है। वहां पर अनाउंसमेंट हो रही थी कि जो इस सारंगी को पहचानेगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। दोस्तों, जब ये रामू उस सारंगी को देखता है तो देखते ही एकदम उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वो वहीं पर बैठकर रोने लगता है और इस सौदागर से कहने लगता है कि साहब, ये सारंगी मेरी है। अब यहाँ पर सौदागर भी कहने लगता है कि तुम्हारी सारंगी है तो देर मत करो, जल्दी से पहुँच जाओ, वक्त बहुत कम है। दोस्तों, अब यहाँ पर 7 साल पूरे होने मात्र 7 ही दिन बचे थे और इस कैलाश नगर से इस जो इसका अपना गांव होता तिलकपुर, वहाँ की दूरी कम से कम 30 दिनों की होती है। अब ये जाए तो कैसे जाए, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारता। कुछ सोने के सिक्के अपने साथ लेता है, एक घोड़ा लेता है और घोड़ा पर बैठकर ये फटाफट वहाँ से दौड़ने लगता है, भागने लगता है। लेकिन जैसे ही घोड़ा थोड़ी और आगे जंगल में जाता है तो उसके पैर में एक ठोकर लगती है। ठोकर खाकर घोड़ा जमीन पर गिर जाता है। ये लड़का भी जमीन पर गिर जाता है। इसके शरीर में, पेट में, हर जगह चोट आती है और ये बेहोशी की हालत में वहीं पर पड़ा होता है। लेकिन जब इसे होश आता है तो अपने आप को एक साधु के कुटिया में पाता है। साधु महाराज इसके साथ में बैठे थे, इसके सर पर हाथ फेर रहे थे और जब इसे होश आता है तो साधु महाराज इसे पूछने लगते हैं कि बेटा तू कौन है। तो ये पूरा वाक्य साधु महाराज को रो रो कर बताता है कि साहब, इस तरह से मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, उसके लिए मैं कमाने के लिए यहाँ पर आया, लेकिन आज मुझे उसके पास पहुंचने के लिए मात्र 7 दिनों की ज़रूरत है और 7 दिनों में वहां पहुंच कैसे पाऊंगा, क्योंकि वो सफ़र 30 दिनों का है। तो साधु महाराज इससे कहने लगते हैं कि तू चिंता मत कर, मेरे पास एक ऐसा दिव्य घोड़ा है जो तुझे 7 दिन से पहले ही वहां पर पहुंचा देगा और ये मैं आपको सिद्ध की हुई मिट्टी दे रहा हूं। अगर इस मिट्टी को किसी भी अंधे की आंखों पर तू लगाएगा तो उसकी रोशनी वापस आ जाएगी। दोस्तों, अब यहाँ पर इस
उस साधु महाराज की बातों को सुनकर, साधु महाराज को प्रणाम कर कर वो घोड़ा लेकर वहाँ से वो भागने लगता है और भागता भागता सीधे वो अपने घर पर पहुँच जाता है। रात का समय होता है और यहाँ वो अब आवाज़ लगाने लगता है कि माँ जी दरवाज़ा खोलो। माँ भी अपने बेटे की आवाज़ को भूल चुकी थी और बहन भी भूल चुकी थी। माँ यहाँ पर कहने लगती है कि कौन हो, तो यहाँ पर ये कहता है कि आपका मुसाफिर बेटा हूँ, मुझे एक रात का यहाँ पर आसियाना चाहिए, मुझे एक रात यहाँ पर रुकने दो। वो कहती है कि मेरी जवान बेटी है, मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं रुकने दूंगी। बेटी यहाँ पर सोचती है कि यार पता नहीं कौन है, बेटी दरवाजे की तरफ जाने लगती है तो माँ कहती है कि बेटी दरवाज़ा मत खोलना, पता नहीं आजकल कैसे कैसे मुसाफिर हैं और मैं अंधी हूँ, मैं कुछ देख भी नहीं पाऊंगी। दोस्तों यहाँ पर बेटा अपनी माँ की ऐसी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और फिर यहाँ पर वो बेटी दरवाज़ा खोल तो देती है। दरवाज़ा खोलने के बाद ये लड़का अंदर घुसता है और अंदर घुसते ही उस बूढ़ी माँ को देखने लगता है जिसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दोस्तों उस बूढ़ी माँ से कहने लगता है कि माँ जी मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका बेटा रामू हूँ। लेकिन यहाँ पर माँ विश्वास ही नहीं करती। वो कहती है कि मेरा बेटा तो 7 साल पहले मर चुका है, तो दोबारा जिंदा होकर कैसे आ गया। और फिर यहाँ पर ये रामू दीवार पर टकी हुई एक सारंगी को देखता है और कहने लगता है कि माँ जी ये क्या है। तो वो कहती है कि इसको हाथ मत लगा देना, ये मेरे बेटे की निशानी है और तब से आज तक किसी ने इसको छुआ तक नहीं है। तो यहाँ पर वो कहता है कि माँ जी मुझे ये सारंगी थोड़ी देर के लिए चाहिए, एक शादी प्रोग्राम आज बताया जा रहा है, वहाँ पर जाकर मैं आज सारंगी बजाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर माँ कहती है कि नहीं नहीं मैं तुम्हें ये नहीं दे सकती। फिर सोने की खनक से कुछ पैसे निकालता है, वो खनक रहे थे, उन पैसों को बूढ़ी माँ के सामने रखता है और कहता है कि ये लो माँ जी, मैं आपको इसके लिए पैसे दे रहा हूँ और वापस मैं आपको इसे लाकर दे दूंगा, मुझे बस 2 घंटों के लिए चाहिए। तो माँ की समझ में भी आ जाता है कि यार 2 घंटों में क्या ही जाएगा, ये पैसे तो दे रहा है। तो फिर यहाँ पर माँ उसे देने के लिए राज़ी हो जाती है। जो यहाँ पर बहन होती है वो इस लड़के को सीधे उस जगह पर पहुँचा कर आ जाती है जहाँ पर वो प्रोग्राम चल रहा था। अब यहाँ पर जो वीरेंद्र है वो दूल्हे के जोड़े में होता है और तब ये रामू उसके सामने पहुँच जाता है और हाथ जोड़कर कहने लगता है कि साहब मैं आपकी शादी में गाना चाहता हूं। तो यहां पर वीरेंद्र कहता है कि अरे क्यों नहीं, गाओ, बड़ी अच्छी बात है, शादी ब्याह में तो गाया ही जाता है। फिर यहां पर ये रामू गाना स्टार्ट करता है। जैसे ही ये गाना स्टार्ट करता है तो यहां पर ये धुन सीधे उस चंद्रिका के कानों में पड़ती है जिसने अपने हाथ में एक जहर का प्याला ले रखा था कि जब इससे मेरी शादी होगी उससे पहले मैं इस जहर के प्याले को पी जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ अपने प्रेमी रामू का। दोस्तों अब यहाँ पर रामू की सारंगी की आवाज़ को सुनकर, रामू की आवाज़ को सुनकर चंद्रिका एकदम भावुक हो जाती है और अपने कक्ष से निकलकर सीधे बाहर आती है। जो उसकी सहेली होती है उससे भी यही कहती है कि मेरा प्यार वापस आ गया, मेरा रामू वापस आ गया है। दोस्तों जैसे ही रामू को देखती है, रामू के गले लिपट जाती है और वहीं पर बेहोशी की हालत में चली जाती है। इधर जो वीरेंद्र का भाई होता है वो ये सारा वाकया देख रहा होता है, वो एकदम से खड़क निकालता है और इनके ऊपर वार करने लगता है, लेकिन वीरेंद्र इनको रोक देते हैं और कहते हैं कि भैया इनको अलग मत करो, इन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की है, मुझे पता है, मैंने इनको बिस्टाने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन परमात्मा की यही इच्छा है, इनको कोई भी अलग नहीं कर सकता और परमात्मा ने आज इनको मिला ही दिया। मेरी शादी होने से ठीक पहले अगर ये रामू यहाँ पर नहीं आता तो मेरी शादी आराम से हो जाती, लेकिन रामू ठीक पहले पहुँच गया, इसका मतलब है परमात्मा इन दोनों को मिलाना चाहता है। दोस्तों ये सब बातें रामू सुनकर बहुत ही भावुक हो जाता है। इधर जो चंद्रिका है उसे भी होश आ जाता है और फिर यहाँ पर जो रामू है वो कहने लगता है कि विक्रम तुम बहुत अच्छे हो, वीरेंद्र तुम बहुत अच्छे हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बहन से शादी कर लो, मेरी बहन भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर वीरेंद्र भी मना नहीं कर पाता और शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों इधर रामू और चंद्रिका की शादी होती है, इधर जो वीरेंद्र है उसकी और इस रामू की बहन की शादी होती है। बड़ी ही धूमधाम से इनकी शादी होती है। इधर जो मिट्टी होती है
वो ये मिट्टी अपनी माँ की आंखों पर लगाता है, माँ की आंखें भी वापस आ जाती हैं, उसकी रोशनी दोबारा से आ जाती है। दोस्तों, इस तरह का जब चमत्कार होता है तो ज़्यादातर लोग कहने लगते हैं कि वाकई में रामू ने बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त कर ली है, ये बहुत ही नेक लड़का है, बहुत ही शरीफ लड़का है। दोस्तों, होता यहाँ पर कुछ ऐसा है, अब यहाँ पर इनकी बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद ये लोग सभी के सभी अपने अपने घर में बड़े आराम से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है, तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे, उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला जो कमेंट आता है दिनेश कृष्णा दास जी का आता है। वो लिखते हैं कि बहुत ही भावात्मक रचना है, कहानी बेहद पसंद आई, बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र कुमार, सुपर स्टोरी। उसके बाद में रतनलाल शर्मा, भाई साहब नमस्कार, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत सराहनीय होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी, जय श्री राम, जय शंभू, जय श्री राम, जय शंभू। शंकर स्वामी जी, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है। हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत, सुपर स्टोरी है, जय हिंद। विमला ग्रीव्स, वेरी ट्रू स्टोरी, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है मुनमुन श्रीवास्तव का। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है। गीसा सैनी जी, आई एम वेरी हैप्पी टू यूर इंटरेस्टिंग स्टोरी, थैंक यू सो मच। आपकी जो कहानी है उसे सुनकर मेरा दिल गदगद हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। राजू राम जी, धन्यवाद, बहुत अच्छी कहानी। गुरदयाल खिलेरी जी, भाई साहब आपकी कहानी बहुत ही अच्छी रहती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद वीरेंद्र शर्मा, वेरी गुड स्टोरी। अनीता रावत जी हमें वेरी बेस्ट स्टोरी लिखती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद बनवार लाल जैन जी, भाई बहुत ही अच्छी कहानी है। अनुज सिंह जी का कमेंट आता सुपर से ऊपर। उसके बाद में जो कमेंट आता है समाधान पाटिल का, जो जलगांव महाराष्ट्र से हमें देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में रमेश जी का कमेंट आता है। ओम प्रकाश जी कमेंट करते हैं। सविता अरोरा जी, वेरी नाइस स्टोरी लिखती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद में मानू मंज जी का कमेंट आता है, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेश साहा जी का कमेंट आता है। पेमा सिप्रहा जी का कमेंट आता है। और गुड्डू स्नेह जी का कमेंट आता है। सरोज जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वेला जी का कमेंट आता है। और पुनर्निया कोच जी हमें कमेंट करते हैं। तालिब जी हमें कमेंट करते हैं। खेमचंद्र रायवार जी हमें कमेंट करते हैं। और बिमला देवी सेमवाल जी कमेंट करती हैं। शोभना जी हमें कमेंट करती हैं। भरतलाल प्रसाद जी का कमेंट आता है। और नैसार खान जी भी हमें कमेंट करते हैं। अनुज सिंह जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। बाबू कोहली जी हमें लिखते हैं कि ये बहुत ही अच्छी बात है और इसी तरह से आपकी कहानियां हम देखते रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुज सिंह जी राजस्थान जिला पाली सुमरपुर से हैं, जो हमें हर दिन वीडियो देखते हैं हमारे, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक ठाकुर जी बहुत बहुत धन्यवाद। तेज प्रताप सिंह जी, बहुत सुंदर कहानी है। और साहिबा रोज जी, गॉड ब्लेस यू, बहुत ही अच्छी कहानी है। आशीष राम जी हमें कमेंट करते हैं। हरीश चंद्र गुप्ता जी का कमेंट आता है। अशोक ठाकुर जी भी कमेंट करते हैं। और मेचल लाल जी वेरी नाइस लिखते हैं। सहेश सिंह जी का कमेंट आता है। रफ़ीक भट्ट जी भी हमें कमेंट करते हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।